इन फ्रेंड हिंदी और पैड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम यूजीसी नेट पाठ्यक्रम के तहत जो नाटक विधा में नाटक लगा हुआ है मोहन राकेश जी का आधे अधूरे नाटक, उस पर बात करने वाले हैं। मोहन राकेश जी के बारे में बात करें तो इनके द्वारा जो आधे अधूरे नाटक है, यह नाटक नारी पुरुष यानी यह नाटक अगर देखें तो इसमें जो समस्या उजागर किया गया है वो है स्त्री पुरुष संबंध और दाम्पत्य संबंध का जो खोखलापन है तथा पारिवारिक विघटन की जीवन स्थितियों से जो उपजा एक संकट है, उसको ये संदर्भित करता हुआ नाटक 1969 में लिखा गया। 1969 में ये प्रकाशन में आया। ये जो नाटक है, ये नाटक धर्मयुग जो पत्रिका है, यह नाटक अगर देखें तो कहाँ पे ये छपा हुआ मिलता है, तो ये नाटक जो है धर्मयुग साप्ताहिक पत्रिका में सबसे पहले प्रकाशित हुआ। और क्योंकि नाटक जो है कहीं ना कहीं ये मंचन वगैरह भी होता है, जो नाटक मंचन के योग्य होते हैं, तो ये नाटक जब धर्मयुग साप्ताहिक पत्रिका में सबसे पहले प्रकाशित हुआ था, प्रथम मंचन इसका ओम शिवपुरी के निर्देशन में दिशांतर द्वारा दिल्ली में हुआ। निर्देशक इसके थे ओम शिवपुरी, और ओम शिवपुरी का वक्तव्य यदि देखें तो निर्देशक ओम शिवपुरी के वक्तव्य से यह आलेख एक स्तर पर स्त्री पुरुष के बीच के लगाव और तनाव का दस्तावेज है। यह आलेख जो है एक स्तर पर जाके ये स्त्री और पुरुष के बीच के लगाव और तनाव का दस्तावेज है। यह नाट्यकृति पारिवारिक विघटन की गाथा है। इस अभिशप्त कुटुंब को हर एक सदस्य एक दूसरे से कटा हुआ पाते हैं। यह नाट्य रचना मानवीय संतोष के अधूरेपन का रेखांकन है। यह नाटक मेरे लिए व्यक्तियों की भिन्नता के बावजूद मानवीय अनुभव की समानता का दिग्दर्शन है। एक निर्देशक की दृष्टि से आधे अधूरे मुझे समकालीन जिंदगी का पहला सार्थक हिंदी नाटक लगता है, ये कहना है निर्देशक ओम शिवपुरी का। देखिए, इसमें पहले पात्र परिचय की बात करें तो ये जो नाटक है, इसमें पात्र परिचय में एक काले सूट वाला आदमी जो कि एक पुरुष, यहाँ पे आपको देखेंगे पुरुष एक, पुरुष दो, पुरुष तीन, पुरुष चार करके भूमिकाओं में पुरुष एक ही है, लेकिन वो चार भूमिकाओं में आपको दिखाया जाता है। ये ऐसे मान के चलिए कि दुनिया में एक कोई भी इतने बड़े संसार में आप देखिए कि एक कुटुंब, एक परिवार है, उस परिवार में कुछ मेंबर हैं, और दाम्पत्य जीवन को देखिए, पति पत्नी उनके बच्चे हैं, लेकिन जो पत्नी है वो हमेशा अपने आप को अपने पति के साथ अपूर्ण पाती है, वो पति को अपने कंप्लीट नहीं पाती है, अनकम्प्लीट पाती है, तो हमेशा एक तलाश करती है पूर्ण पति की। और इसी क्रम में उसके जीवन में लगातार कोई ना कोई आता रहता है। पुरुष एक है, पुरुष दो है, पुरुष तीन है, पुरुष चार है। तो ये क्वेश्चन है इस तरीके से भी आता है, पुरुष एक के रूप में कौन है, पुरुष दो के रूप में कौन है, तीन के रूप में कौन है, चार के रूप में कौन है। तो यहाँ पे जो काले सूट वाला आदमी जो कि पुरुष एक, पुरुष दो, पुरुष तीन तथा चार की भूमिका में आता है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं पुरुष एक के वेश में कौन आता है, तो ये इनके स्वयं का पति महेंद्र नाथ, जो सावित्री पत्नी है, उनका पति है महेंद्र नाथ। पतलून कमीज में पहले जब मंचन होता है तो सबसे पहले एंट्री होती है पतलून कमीज में महेंद्र नाथ की। सावित्री जो कि इसकी मुख्य पात्र है, पूरे नाटक के केंद्र में, आधे अधूरे नाटक के केंद्र में है सावित्री, पूरे घर को संभालने वाली इकलौती नारी। अभी उसकी आयु जो है जितनी भी रही हो, लगभग 40 के आसपास, तो लेकिन अगर देखें तो उसका जो सावित्री का जो पति है वो 22 साल का दाम्पत्य जीवन इन दोनों का है। बहुत बड़ा समय होता है, 22 साल का इनका दाम्पत्य जीवन है। जिंदगी से अपनी लड़ाई हार चुकने की छटपटाहट लिए, मतलब जो महेंद्र नाथ होता है कहीं ना कहीं, तो दाम्पत्य जीवन में वो बंधा हुआ है सावित्री के साथ, लेकिन जिंदगी से अपनी लड़ाई हार चुका है और छटपटाता भी है, बेरोजगार भी है, परिवार में है, एक बॉस की तरह अपने आप को पाता है, गार्जियन, लेकिन वो बस ठप्पा के लिए है। एक ठप्पा एक रबड़ का टुकड़े जैसा है। और ये परिवार जो महेंद्र नाथ और सावित्री जो मिलकर एक परिवार निर्मित करते हैं, वो कहाँ रहते हैं, दिल्ली में। अन्य पुरुषों से पत्नी के संबंध को लेकर बहुत असहज है महेंद्र नाथ। ये स्थिति आप खुद कल्पना करिए कि दिल्ली में एक परिवार है जिसमें 2 लड़कियां हैं, एक लड़का है और पति पत्नी, ये पूरा परिवार दिल्ली में रहता है। पत्नी इनकी ऑफिस जाती है तो उनका संपर्क बराबर और लोगों से बनता जाता है, तो संपर्क होने की वजह से ये जो पति होता है असहज महसूस करता है। साथ ही पति बेरोजगार है, वो घर पे ही बैठा रहता है। तो कुछ ऐसी स्थिति इस घर की है। तो पहला जो आदमी हुआ वो महेंद्र नाथ हुआ।
पुरुष 2 के रूप में कौन आता है, तो यहाँ पे देखिए पुरुष 2 के रूप में पतलून और बंद गले का कोट पहन के सिंघानिया करके ये आते हैं। ये सिंघानिया वही व्यक्ति है जिसके यहाँ पे इनकी पत्नी यानी जो सावित्री है महेंद्रनाथ की पत्नी, ये जॉब करती हैं। तो जॉब करती हैं जो सावित्री, उनके बॉस के रूप में यहाँ पे सिंघानिया है। सिंघानिया जो होता है सावित्री का बॉस होता है। इससे सावित्री अपने लड़के की नौकरी की सिफारिश करती है, यानी अपने बॉस जो है उस बॉस से जो है सावित्री अपने लड़के की नौकरी की सिफारिश करती है। यहाँ तक कि असंबंधित बातें भी करती है। अपने आप से संतुष्ट फिर भी वो आशंकित महसूस करती है। तो ये कोट जो पुरुष 2 के रूप में वो सिंघानिया है। यहाँ पे जो पात्र में देखिए पुरुष 3 के रूप में कौन है, तो पुरुष 3 के रूप में है पतलून टी शर्ट पहने जगमोहन। पहले में महेंद्रनाथ, दूसरे में सिंघानिया, तीसरे में पतलून और टी शर्ट पहना हुआ है जगमोहन। ये जगमोहन कौन है, उस दिल्ली शहर में जहाँ ये सावित्री रहती है, तो ये सावित्री का पुराना मित्र है जगमोहन। पहले कहीं और रहता था, अभी वो दिल्ली में ही ट्रांसफ़र लिया है। सावित्री अंत में जगमोहन के साथ जाना चाहती है, परंतु उसका प्रेम जो होता है असफल होता है। अपनी सुविधा के लिए जीने का दर्शन पूरे हाव भाव में, लेकिन कुछ होता नहीं है। तो पहला सिंघानिया हो गया, दूसरा इनका जगमोहन के साथ भी कुछ नहीं होता। जो चौथा पुरुष के रूप में आता है वो है पतलून के साथ पुरानी काट का लंबा कोट पहने जुनेजा। जुनेजा कौन है, ये महेंद्रनाथ का मित्र है। महेंद्रनाथ यानी जो सावित्री के पति है महेंद्र, उनका पहले अपना बिजनेस हुआ करता था, वो लॉस में चला गया, क्या हुआ कैसे हुआ, तो एक बिजनेस पार्टनर था जुनेजा, और महेंद्रनाथ का ये मित्र है। और जब भी महेंद्र बहुत व्यथित होता, परेशान होता, जब उसको कुछ रास्ता नहीं, तो गुस्से में अपने मित्र जुनेजा के यहाँ जाता है। सावित्री से महेंद्र को कि अपना दोस्त जो है उससे आज़ाद हो जाए, क्योंकि दोनों बहुत घुटन भरी ज़िंदगी जी रहे हैं। तो वो चाहता है जुनेजा कि सावित्री से महेंद्र आज़ाद हो जाए, तो आग्रह करता है, और स्वभाव में थोड़ा काइयापन भी इसके हैं। अब यहाँ पे देखिए जो सावित्री है उसके बारे में उसका परिचय लें, तो सावित्री का अभी उम्र करीबन 40 साल है। एक केंद्रीय पात्र है, पुरुष 1 की पत्नी यानी महेंद्रनाथ की पत्नी है। एक पूरे ही नाटक में आधे अधूरे का कहना ही क्या है, आधे अधूरे, यानी उसे लगता है कि अपना पति जो है वो जो है उसके जीवन में आधा अधूरा है, उसे कंप्लीट को ही चाहिए। तो एक पूर्ण मनुष्य की तलाश में वो सिंघानिया से मिलती है, जगमोहन से मिलती है। महेंद्रनाथ से तो विवाह होने के बाद भी विवाह विच्छेद की स्थिति बनी रहती है। पारिवारिक जीवन में इस स्त्री के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, और जो उसके परिवार में बच्चे हैं, 2 लड़कियां हैं, तो उनसे भी बहुत परेशान है, लड़के से भी बहुत परेशान है, खीज और तनाव से ग्रस्त है। अब इसके देखिए 2 लड़कियां हैं, 1 लड़का है सावित्री के। इसकी बड़ी लड़की उम्र 20 से ऊपर नहीं है, उसका नाम बिन्नी है, और जो छोटी वाली उम्र 12 और 13 के बीच है वो किन्नी है। तो जो बिन्नी है वो सावित्री का दोस्त, सावित्री का यानी उसकी मम्मी जो है बड़ी लड़की की, बिन्नी की जो माँ है, बिन्नी की माँ इसमें कौन होगी, वही जो केंद्रीय पात्र है सावित्री। तो सावित्री का दोस्त होता है मनोज। उस मनोज के साथ इनकी खुद की बेटी भागकर शादी कर लेती है, और भागकर ये भी नहीं कि संतुष्ट है शादी कर ली, फिर इनके घर वापस आ जाती है। और वो घर का ऐसा माहौल था कि वो बच्चों पे इतना ज़्यादा व्यापक प्रभाव डाला, वो बिन्नी समझ ही नहीं पाती वो कितने अंदर तक उसके घर कर गया वो चीज़ें। वो जाती है, सोचती है मनोज के साथ भागकर वो खुश रहेगी, बट ऐसा होता नहीं है। भाव में परिस्थितियों से संघर्ष का अवसाद और उतावलापन उसको हमेशा घेरे रहता है। कभी कभी जब वो आती है उम्र से बड़ी बातें करती है, पूरे इसके व्यक्तित्व में एक बिखराव सा है। फिर वो जब भाग के शादी कर लेती है मनोज से, तो पूरा घर खफा है। फिर जब आती है तो उसी घर में अपने आप को बेगाना महसूस करती है। और जो छोटी लड़की उम्र 12 और 13 के बीच, ये भी स्वभाव से बहुत ही मतलब विद्रोही प्रकृति की है, भाव स्वर चाल सब में विद्रोहपन है, और स्कूल की विद्यार्थी है। लड़का जो है सावित्री का वो भी कुछ करता धरता नहीं है, उम्र 21 के आसपास, अशोक नाम है उसका। बीएससी की पढ़ाई अधूरी ही किया है, एयरफोर्स की नौकरी छोड़ दी। चेहरे से यहाँ तक कि हंसी से भी छलकता है खास तरह की कड़वाहट। तो कुल मिला के इनके परिवार में आप देखिए कि कोई भी प्रसन्नचित मुद्रा में नहीं है। परिवार नाम का परिवार है, लेकिन है सब बिखरा बिखरा, चाहे वो महेंद्रनाथ अलग हो, बिन्नी किन्नी हो, अशोक हो, खुद सावित्री हो।
अब ये जो कथा सार चलता है, ये नाटक 2 भागों में चलता है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध में। आधे अधूरे एक आधुनिक जो मध्यवर्गीय, वो भी आधुनिक। आजकल शहरों में आप देखेंगे कि पूरे परिवार में कोई एक कमाने वाला है और बहुत ज़्यादा खर्चा हो और उसमें से परिवार में आत्मीयता ना हो, एक विच्छेद, हमेशा भाव का विच्छेद बना रहे, तो फिर उसमें कुछ भी करने की प्रेरणा कहीं से नहीं आती है। तो ये जो समस्या है आधे अधूरे एक आधुनिक मध्यवर्गीय शहरी परिवार की कहानी है कि पति जो बेरोजगार है, उसकी पत्नी नौकरी कर रही है, वही घर चला रही है और अपने पति को असफल और अपूर्ण मानती है। एक पूर्ण मनुष्य की तलाश में वो जगमोहन से, सिंघानिया से, जुनेजा से, यहाँ तक कि मनोज से मिलती है, परंतु अंततः उसकी तलाश अपूर्ण ही रह जाती है। महेंद्रनाथ अपनी बेकारी से उपजी आसक्तता से क्षुब्ध है। पति पत्नी के मध्य यह तनाव बच्चे, बिन्नी, किन्नी, अशोक पर बुरा प्रभाव डालता है, उनमें असंतोष तथा विद्रोह की भावना भर आती है। जो पूर्वार्ध है, इसमें कुछ प्रमुख उद्धरण है। पुरुष 1 यानी महेंद्रनाथ अपनी बड़ी लड़की जो बिन्नी है 20 साल से ऊपर या उसी के आसपास, बिन्नी जो मनोज से शादी कर लेती है। वाक्य पुरुष 1 महेंद्रनाथ अपनी बड़ी लड़की से कहता है, आदमी जो जवाब दे उसके चेहरे से भी झलकना चाहिए। यानी जब उससे कुछ पूछता है ना बातचीत में उसका पिता, तो वो मतलब हाव भाव नहीं कुछ करती है, तो अपनी बेटी से, बिन्नी से कहता है कि आदमी जब जवाब देता है ना उसके चेहरे से झलकता है। बड़ी लड़की स्त्री से यानी अपनी मम्मी से, बड़ी लड़की जो है अपनी मम्मी सावित्री से कहती है कि 2 आदमी जितना ज़्यादा साथ रहे, एक हवा में सांस ले, उतना ही ज़्यादा अपने को एक दूसरे से अजनबी महसूस करें। जाती है मनोज के साथ, लेकिन वो संतुष्ट नहीं रहती है, तो ऐसी बहकी बहकी ढेर सारी बातें करती है। यहाँ पे कहती है कि पर कौन सी अड़चन, उसके हाथ से छलक गई चाय की प्याली या उसके दफ्तर से लौटने में आधे घंटे की देरी। ये छोटी छोटी बातें अड़चनें नहीं होती, मगर अड़चन बन जाती है। एक गुबार सा है जो हर वक्त मेरे अंदर भरा रहता है और मैं इंतज़ार में रहती हूँ, जैसे कि कब कोई बहाना मिल जाए और वो गुबार निकाल दो। तो ये जब बिन्नी ना उसके साथ होकर आती है मनोज के साथ, फिर ये अपनी माँ सावित्री से ये सब बातें इस तरीके से करती है कि मुझे जो है मनोज को लेकर बहुत ही गुस्सा रहता है, मैं बहुत ही उहाफो की ज़िंदगी जी रही हूँ और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा ऐसा क्यों हो रहा है। फिर से अपनी माँ से कहती है कि मैं इस घर से ही अपने अंदर कुछ ऐसी चीज़ लेकर गई हूँ जो किसी भी स्थिति में मुझे स्वाभाविक होने ही नहीं देता। तो कहीं ना कहीं वही है कि उस पर प्रभाव पड़ा है अपनी माँ को देख के कि वो 4 लोगों से वो फिर ये सब कुछ भी उसका वही सब असर रहा हो। तो कहती कि कुछ तो गड़बड़ है जो हम यहीं से लेके गए हैं और उस चीज़ से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। फिर ये कहती है कि क्योंकि मुझे कहीं लगता है, फिर कुछ बोलना चाहती रुकती है कि कैसे बताऊं क्या लगता है। वो जितने विश्वास के साथ ये बात कहता है उससे मुझे अपने से एक अजब सी चिढ़ होने लगती है। मन करता है आसपास की हर चीज़ को तोड़ फोड़ डालूं, कुछ ऐसा कर डालूं जिससे उसके मन को कड़ी से कड़ी चोट पहुंचा सकूं। उसे मेरे लंबे बाल अच्छे लगते हैं, इसलिए सोचती हूँ इन्हें जाकर कटाऊं। वो मेरी नौकरी करने के हक में नहीं, इसलिए मैं चाहती हूँ कोई छोटी मोटी मैं नौकरी कर लूँ। मतलब कि हर बात में उसकी चिढ़न है। वो अपनी माँ से ये शेयर कर रही कि मुझे हमेशा चिढ़ आती है मनोज पे। यहाँ तक और भी कहती है कि कई दिनों के लिए अपने को उससे काट लेती हूँ, पर धीरे धीरे हर चीज़ फिर वैसे ढर्रे पे आ जाती है। सब कुछ फिर उसी तरह होने लगता है जब तक कि हम नए सिरे से उसी खो में नहीं पहुँच जाते। मैं यहाँ आती हूँ, यानी वो कहती है कि दिल्ली में जहाँ वो घर है, मैं यहाँ आती हूँ, यहाँ आती तो सिर्फ इसलिए कि, फिर वो बोलती ही नहीं है आगे। और कहती है बड़ी लड़की अपनी माँ से कि मेरा अपना घर, हाँ, और मैं आती हूँ कि एक बार खोजने की कोशिश करके देखूं कि क्या चीज़ है जो इस घर में, जिसे लेकर बार बार मुझे हीन किया जाता है। लगभग वो टूटते स्वर में, तुम बता सकती हो मम्मा कि क्या चीज़ है वह और कहाँ है वह? इस घर के खिड़कियों, दरवाज़ों में, छत में, दीवारों में, तुम में, डैडी में, किन्नी में, अशोक में, कहाँ छिपी है वह मनहूस चीज़ जो कहता है कि मैं इस घर से अपने अंदर लेकर क्या गई हूँ। इसके बाद पुरुष 1 यानी महेंद्रनाथ अपनी पत्नी सावित्री से कहता है, किसे सुना सकता हूँ? कोई है जो सुन सकता है? जिन्हें सुनना चाहिए वे सब तो एक रबड़ स्टैम्प के सिवा कुछ समझते ही नहीं, मुझे सिर्फ ज़रूरत पड़ने पर इसे स्टैम्प का ठप्पा लगाकर। तो पुरुष 1 यानी महेंद्रनाथ अपनी पत्नी से कहता है, वो बहुत व्यथित है कि उसके बच्चे भी उसकी बात नहीं सुनते, पत्नी भी नहीं सुनती, तो वही कहता है कि मैं किससे कहूँ? जिसको सुनाना चाहता हूँ तो वो सुनने को तैयार नहीं है। मैं तो इस घर में एक रबड़ स्टैम्प का ठप्पा मात्र हूँ। वापस से महेंद्रनाथ फिर अपनी पत्नी से कहता है कि अपनी ज़िंदगी चौपट करने का जिम्मेदार मैं स्वयं हूँ, तुम्हारी ज़िंदगी चौपट करने का जिम्मेदार भी मैं हूँ।
इन सब की ज़िंदगियाँ चौपट करने का जिम्मेदार मैं हूँ। फिर भी मैं इस घर से चिपका हूँ क्योंकि अंदर से मैं आराम मतलब हूँ, घुरघुसरा हूँ, मेरी हड्डियों में जंग लगा है। इसके बाद महेंद्रनाथ स्त्री से कहता है, सचमुच महसूस करता हूँ, मुझे पता है कि मैं एक कीड़ा हूँ जिसने अंदर ही अंदर इस घर को खा लिया है। बाहर के दरवाजे की तरफ चलता है, पर अब पेट भर गया है मेरा, हमेशा के लिए भर गया है, और बचा भी क्या है जिसे खाने के लिए रहता हूँ यहाँ। तो गुस्से में इस तरीके से क्षोभ प्रकट करता है जाते वक्त। फिर वो बुलाता है लड़का जो है वो स्त्री से यानी सावित्री से कहता है, बुलाती क्यों हो ऐसे लोगों को घर पर कि जिनके आने से तो जब बराबर सिंघानिया आता है, जगमोहन, जुनेजा, मनोज सब आते हैं तो इसके बड़े लड़के अशोक को बुरा लगता है। इसने कहा अपनी मम्मी से कि बुलाती क्यों हो ऐसे लोगों को घर पर कि जिनके आने से हम जितने छोटे हैं उससे भी छोटे हो जाएं अपनी नज़र में। फिर कहता अपनी माँ से, आज तक जिस किसी को तुमने बुलाया है किस वजह से बुलाया है, उसकी किसी बड़ी चीज़ की वजह से। एक को कि वह इंटेलेक्चुअल बहुत है, दूसरे को कि उसका तनख्वाह 5,000 है, तीसरे को कि उसकी तख्ती चीफ कमिश्नर की है। जब भी बुलाया है आदमी को नहीं बुलाया है, उसकी तनख्वाह को बुलाया है, नाम को बुलाया है या रुतबे को बुलाया। तो एक लड़का अपनी माँ पे इस तरीके से क्षोभ प्रकट करता है। तो अब यहाँ पे आप देखिए कि उसकी माँ भी कहती है कि इसलिए हम इन लोग को बुलाते हैं, इसलिए कि किसी तरह इस घर का कुछ बन सके, कि मेरे अकेले के ऊपर बहुत बोझ है इस घर का, जिसे कोई और भी मेरे साथ ढोने वाला हो सके। अगर मैं कुछ खास लोगों के साथ संबंध बनाकर रखना चाहती हूँ तो अपने लिए नहीं, तुम लोगों के लिए। पर तुम लोग इससे छोटे होते हो तो मैं छोड़ दूँगी कोशिश। हाँ, इतना कहकर कि मैं अपने अकेले इस दम को नहीं चला सकती, यहाँ की जिम्मेदारियाँ नहीं ढो सकती। और एक आदमी है जो घर का सारा पैसा डुबोकर सालों से हाथ पर हाथ धरे बैठा है, दूसरा अपनी कोशिश से कुछ करना तो दूर, मेरे सिर फोड़ने से भी किसी ठिकाने लगना अपना अपमान समझता है। ऐसे में मुझसे भी ये नहीं निभ सकता। जब और किसी को यहाँ दर्द नहीं किसी की चीज़ का, तो अकेली मैं ही क्या करूँ? चीखती रहूँ रात दिन? मैं भी क्यों ना सुरखरू होकर बैठी रहूँ अपनी जगह। उससे तो तुम में से कोई छोटा नहीं होगा। ये स्त्री यानी गुस्से में जब उसका लड़का इस तरीके से कहता है कि बार बार क्यों लोगों को बुलाती हो, उससे हम लोग छोटे होते हैं, तो उसकी मम्मी जवाब देती कि हम क्यों लोगों से सिफारिश करते हैं कि तुम लोग में से कोई कहीं से सेटल हो जाए। अगर तुम लोग को ऐसा छोटापन महसूस होता है तो हम नहीं बुलाएंगे, ये गुस्से में कहती है। अब लड़का बड़ी लड़की से यानी अशोक बिन्नी से कहता है, महसूस करना ही महसूस नहीं होता था, और कुछ कुछ महसूस होना शुरू हुआ जब, तो पहला मौका मिलते ही घर से चली गई। दूसरे में लड़का बड़ी लड़की बिन्नी से कहता, ठीक है, उस चीज़ को जानकर भी ना जानना ही बेहतर है शायद। पूरे दूसरे को धोखा दे भी ले आदमी, अपने आप को कैसे दे। अभी पूर्वार्ध में चलता है, उत्तरार्ध में यहाँ पे देखिए क्या चलता है। इतनी साधारण ढंग से उड़ा देने की बात नहीं है अंकल। मैं यहाँ थी तो मुझे कई बार लगता था कि मैं एक घर में नहीं, चिड़ियाघर के एक पिंजरे में रहती हूँ। यहाँ आप शायद सोच भी नहीं सकते कि क्या क्या होता रहा है यहाँ। डैडी का चीखते हुए मामा के कपड़े तार तार कर देना, उनके मुंह पर पट्टी बांध कर उन्हें बंद कमरे में पीटना, खींचते हुए गोशल खाने में कमोड पर ले जाना। शेयर कर, मैं तो बयान भी नहीं कर सकती कि कितने कितने भयानक दृश्य देखे हैं इस घर में मैंने। कोई भी बाहर का आदमी उस सबको देखता जानता तो यही कहता कि क्यों नहीं, बहुत पहले ही ये लोग। बड़ी लड़की पुरुष 4। अब यहाँ पे देखिए जो बड़ी लड़की है पुरुष 4 यानी जो जुनेजा उनका मित्र आता है, ये उनसे कहती है, बिल्कुल मानता हूँ, इसलिए कहता हूँ कि अपनी आज की हालत के लिए जिम्मेदार महेंद्रनाथ खुद है। अगर ऐसा ना होता तो आज सुबह से ही रिरिया कर मुझसे ये नहीं कह रहा था, तो कह रहा होता कि जैसे भी हो मैं इससे बात करके इसे समझाऊँ। मैं इस वक्त यहाँ ना आया होता तो पता है क्या होता। पुरुष 4 यानी जुनेजा बड़ी लड़की से ये बात कहता है कि मैं नहीं आया होता तो क्या होता। तो जो सावित्री है, सावित्री यहाँ पे पुरुष 4 यानी जुनेजा से कहती है, यूँ तो जो कोई भी एक आदमी की तरह चलता फिरता बात करता है वह आदमी ही होता है, पर असल में आदमी होने के लिए क्या ज़रूरी नहीं है कि उसमें अपना एक मादा, अपनी एक शख्सियत भी हो। खड़ी होती है, कहती मुझे उस असलियत की बात करने दीजिए जिसे मैं जानती हूँ। एक आदमी घर बसाता है, क्यों बसाता है? एक ज़रूरत पूरी करने के लिए। कौन सी ज़रूरत? अपने अंदर के किसी, उसको एक अधूरेपन कह लीजिए, उसको भर सकने की। इस तरह उसने अपने लिए अपने में पूरा होना होता है, कि नहीं दूसरे को पूरा करते रहने में ज़िंदगी नहीं काटनी होती। पर आपके महेंद्र के लिए ज़िंदगी का मतलब रहा है जैसे सिर्फ दूसरों के खाली खाने की, भरने की जगह।
जो कुछ वे दूसरे उससे चाहते हैं, उम्मीद करते हैं, जिस तरह वे सोचते हैं उनकी ज़िंदगी में उसका इस्तेमाल हो सकता है। ये स्त्री जुनेजा से कहती है जो पुरुष 4 के रूप में होता है। मत कहिए मुझे महेंद्र की पत्नी। महेंद्र भी एक आदमी है जिसका अपना घर बार है, पत्नी है। यह बात महेंद्र को कहने वाले को शुरू से ही रास नहीं आई। महेंद्र ने ब्याह क्या किया है? आप लोगों की नज़र में आपका ही कुछ आपसे छीन लिया है। महेंद्र अब पहले की तरह हंसता नहीं। महेंद्र अब दोस्तों में बैठकर पहले की तरह खिलता नहीं। महेंद्र अब वह पहले वाला महेंद्र रह ही नहीं गया। और महेंद्र की जी जान से कोशिश थी कि वह वहीं बना रहे किसी तरह। कोई यह ना कह सके जिससे कि वह पहले वाला महेंद्र रह ही नहीं गया। और इसके लिए महेंद्र घर के अंदर दिन रात छटपटाता है, दीवारों से सिर पटकता है, बच्चों को पीटता है, बीवी की घुटने तोड़ता है। दोस्तों के लिए जो फुर्सत काटने की वसीला है वही महेंद्र के लिए उसका मुख्य काम है ज़िंदगी में। और उसका ही नहीं, उसके घर के लोगों का भी वही मुख्य काम होना चाहिए। तुम फला जगह चलने से इनकार कैसे कर सकती हो? फला से तुम ठीक से बात क्यों नहीं करती? तुम अपने को पढ़ी लिखी कहती हो, तुम्हें तो लोगों के बीच उठने बैठने की तमीज़ नहीं है। एक औरत को इस तरह चलना चाहिए, इस तरह बात करनी चाहिए, इस तरह मुस्कुराना चाहिए। क्या तुम लोगों के बीच हमेशा मेरी पोजीशन ख़राब करती हो? और वही महेंद्र जो दोस्तों के बीच दब्बू सा बना हल्के हल्के मुस्कुराता है, घर आकर एक दरिंदा बन जाता है। पता नहीं कब किसे नोच लेगा, कब किसे फाड़ खाएगा। आज वह ताव में अपनी कमीज को आग लगा लेता है, कल वह सावित्री की छाती पर बैठकर उसको सिर जमीन से रगड़ने लगता है। बोल बोल चलेगी इस तरह की, नहीं जैसे मैं चाहता हूँ, मानेगी वह सबकी नहीं जो मैं कहता हूँ। तो ये जो है पत्नी जो है वो कहती है जुनेजा से, महेंद्र को तुम, वो पुरुष 4 यानी अब जुनेजा उसकी पत्नी सावित्री से कहता है, महेंद्र को तुम तब भी वह आदमी नहीं समझती थी जिसके साथ तुम जिंदगी काट सकती हो। तो उसे समझाता है कि तुम वो समझती नहीं थी, फिर भी उससे विवाह की। पहले कुछ दिन जुनेजा एक आदमी था तुम्हारे सामने, तुमने कहा तब तुम उसकी इज्जत करती थी, पर आज उसके बारे में जो सोचती हो वह भी अभी बता चुकी हो। जुनेजा के बाद जिसे कुछ दिन चकाचौंध रही तुम, वह था शिवजीत। एक बड़ी डिग्री, बड़े बड़े शब्द और पूरी दुनिया घूमने का अनुभव, पर असल चीज़ वही की वही जो भी था और ही कुछ था। महेंद्र नहीं था, पर जल्दी ही तुमने पहचाना शुरू किया कि वह निहायत दोगला किस्म का आदमी है। हमेशा 2 तरह की बातें करता है। उसके बाद सामने आया जगमोहन, ऊंचे संबंध, जवान की मिठास, टिप टिप रहने की आदत और खर्च की दरिया दिली। पर तीर का असली नोक फिर उसी जगह पर कि उसमें जो कुछ भी था जगमोहन का सा था, महेंद्र का सा नहीं था। पर शिकायत तुम्हें उससे भी होने लगी थी कि वह सब लोगों पर एक सा पैसा क्यों उड़ाता है, दूसरे की सख्त सख्त बातों को खामोश मुस्कुराहट के साथ क्यों पी जाता है। अच्छा हुआ वह ट्रांसफ़र होकर चला गया यहाँ से, वरना तो ये जुनेजा अब उसकी गलतियों को याद दिलाता है, सावित्री की जो गलतियाँ हैं उसको याद दिलाता है। कहता है असल बात इतनी है कि महेंद्र की जगह इनमें से कोई भी आदमी होता तुम्हारी ज़िंदगी में तो साल 2 साल बाद तुम यही महसूस करती कि तुमने गलत आदमी से शादी कर ली। उसकी ज़िंदगी में भी ऐसे ही कोई महेंद्र, कोई जुनेजा, कोई सिंगानिया या कोई जगमोहन होता जिसकी वजह से तुम यही सब सोचती, यही सब महसूस करती। क्योंकि तुम्हारे लिए जीने का मतलब रहा है कितना कुछ एक साथ होकर, कितना कुछ एक साथ पाकर और कितना कुछ एक साथ ओढ़ कर जीना। वह उतना कुछ कभी नहीं तुमने किसी एक जगह मिल पाएगा। इसलिए जिस किसी के साथ भी तुमने ज़िंदगी शुरू करी, तुम हमेशा इतनी ही खाली, इतनी बेचैन बनी रही। वह आदमी भी इसी तरह तुम्हें अपने आसपास सिर पकड़ता और कपड़े फाड़ता नजर आता, और तुम तो जुनेजा उसको फिर याद दिलाता है उसकी गलती। फिर जुनेजा उसी से यानी सावित्री से कहता है, वह भी देखा है कि जिस मुट्ठी में तुम कितना कुछ एक साथ भर लेना चाहती थी, यानी जो मुट्ठी है तुम्हारी, इस मुट्ठी में तुम एक साथ सब कुछ चाहती हो। इसमें जो था वह भी धीरे धीरे बाहर फिसलता रह गया कि तुम्हारे मन में लगातार एक डर समाता गया, जिसके मारे कभी तुम घर का दामन थामती रही हो, कभी बाहर का, और कि वह डर एक दहशत में बदल गया। जिस दिन तुम्हें एक बहुत बड़ा झटका खाना पड़ा अपनी आखिरी कोशिश में, तो वही चीज़ पुरुष जो 4 स्त्री से कहता है। इसके बाद पुरुष 4 स्त्री से कहता है, मनोज का बड़ा नाम था, उस नाम की डोर पकड़कर ही कहीं पहुंच सकने की आखिरी कोशिश में थी, पर तुम एकदम बौरा गई जब तुमने पाया कि वह उतने नाम वाला आदमी तुम्हारी लड़की को साथ लेकर रातों रात फरार हो गया। तो वो भी याद दिलाया कि तुम खुद मनोज के साथ जाने वाली थी, और जब तुम्हें यह पता चला कि तुम्हारी लड़की को ही लेके फरार हो गया, तब भी तुम्हें बुरा लगा। मैं जगमोहन के साथ हुई तुम्हारी बातचीत का सही अंदाज़ा लगा सकता हूँ, क्योंकि उसकी जगह मैं होता तो मैंने भी तुमसे यही सब कहा होता। वह कल परसों फिर फ़ोन करने को कहकर तुम्हें घर के बाहर उतार गया। तुम मन में एक घुटन लिए घर में दाखिल हुई, और आते ही तुमने बच्ची को पीट दिया। जाते हुए सामने थी एक पूरी ज़िंदगी, पर लौटने तक का कुल हासिल।
उलझे हाथों का गिजगिजा पसीना और कुछ नहीं। तो देखिए एक एक चीज़ जुनेजा जानता था और सारी जो बातें थी वो खोल खोल के सामने रख दे रहा था। फिर कहता है जुनेजा सावित्री से, इसलिए कि आज वह अपने को बिल्कुल बेसहारा समझता है। उसके मन में यह विश्वास बिठा दिया है कि तुमने कि सब कुछ होने पर भी उसके लिए ज़िंदगी में तुम्हारे सिवा कोई चारा नहीं, कोई उपाय नहीं। और ऐसा क्या इसलिए नहीं कि तुमने की ज़िंदगी में और कुछ हासिल ना हो, तुम कम से कम यह नामुराद मोहरा तो हाथ में बना ही रख सकती। फिर कहती है तो ठीक है, वह नहीं आएगा, वह कमज़ोर है मगर इतना कमज़ोर नहीं है, तुमसे जुड़ा हुआ है मगर इतना जुड़ा हुआ नहीं है, उतना बेसहारा भी नहीं है जितना वह अपने आप को समझता है। वह ठीक से देख सके तो एक पूरी दुनिया है उसके आसपास। मैं कोशिश करूँगा कि वह आँख खोल कर देख पाए। तो अपने दोस्त के लिए जो महेंद्र है, वो जुनेजा जो है वो अपने दोस्त महेंद्र के लिए ये कहता है कि वो इतना बेसहारा, इतना लाचार नहीं है जितना वो समझता है। मैं एक दोस्त होने के नाते इन सारी चीज़ों से उसको छुटकारा दिला कर ही रहूँगा। तो ये आधे अधूरे के बहाने पूरा एक जीवन दृष्टांत जो है दिखाया गया है मध्यम वर्गीय परिवार में, कि कोई भी बहुत ही महत्वाकांक्षी औरत है और इस तरीके से अगर वो कर रही है तो न घर परिवार बस पाता है, ना कुछ हो पाता है। तो इसके माध्यम से मोहन राकेश जी ने एक ऐसा दृष्टांत प्रस्तुत किया है जो समस्याएं आजकल शहरी जीवन में अक्सर देखने को मिल जाती हैं। तो इस तरीके से ये नाटक जो है यहीं पे समाप्त होता है। बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में अगले नाटक के साथ। इनके द्वारा मोहन राकेश जी के द्वारा आषाढ़ का एक दिन नाटक भी हमारे पाठ्यक्रम में लगा है। हालांकि हमने चैनल पे आषाढ़ का एक दिन यूपीएससी हिंदी ऑप्शनल वाले में करवाया बहुत ही अच्छे तरीके से। वहाँ पे आप पूरे नाटक को सुन सकते हैं, क्रमशः 6-7 वीडियो में है। यहाँ पे तो हम संक्षिप्त सार में है यूजीसी पाठ्यक्रम के तहत उद्धरण और प्रकाशन वर्ष पात्र परिचय यहीं पे बात करेंगे इससे रिलेटेड, तो उसको नेक्स्ट पार्ट में देखिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।